नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। बजट सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। राष्ट्रपति ने कहा, बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। कहा, सरकार कृषि में सहकारिता को दे रही है बढ़ावा। 2.25 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार कर सकती है कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में रिकॉर्ड वृद्धि। लोन पर दे सकती है जोर। आने वाले बजट से किसानों को हैं काफी उम्मीदें। देश में आर्थिक विकास में दर्ज की जा रही है लगातार वृद्धि। अर्थव्यवस्था समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया, रोजगार कारोबार करने में आसानी, कृषि क्षेत्र, ई कॉमर्स और जलवायु के क्षेत्रों में हुए सकारात्मक बदलाव। 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन और 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई काफी कम। आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। बजट सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने पिछले 10 सालों में कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मेरी सरकार आज खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दे रही है। हमारा ये प्रयास है कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो। मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजना में प्रमुखता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुके हैं। दो सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपया प्रीमियम भरा। इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मेरी सरकार ने 2.25 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांव में सहकारी समितियां नहीं है, वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में एथेनॉल की भूमिका बड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। ये 2014 से पहले के 2 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीदी नहीं की बराबर थी। पिछले दशकों में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि का निर्यात दुगना हो गया है। ये मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने
2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ FPO बनाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मछलियों के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 2 साल में 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपया से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपया तक यानी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। पिछले दशकों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक 4 चरणों में 50 करोड़ से ज्यादा टीका पशुओं की दिए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है और नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 ड्रोन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में रिकॉर्ड वृद्धि कर सकती है और लोन पर जोर दे सकती है। आगामी 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आने वाले बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए अनुमान यही है कि वित्त मंत्री इस बजट में देश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाली पीएम किसान सम्मान राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक किसानों को 6,000 रुपए साल में 3 किश्तों के तौर पर मिलते हैं। उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री किसानों के लिए ये राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती हैं। खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। सरकार अंतरिम बजट में ऋण पर जोर दे सकती है। सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा भी कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। कहने को तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में कुछ विशेष घोषणाओं के नहीं करने की बात कही है। बावजूद इसके इस चुनावी साल में सबसे ज्यादा उम्मीद खेती किसानी से जुड़े लोग और विशेषज्ञ लगा रहे हैं।
1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बजट से राहत और कुछ तोहफे मिल सकते हैं, जिसमें अनुमान है कि किसानों से संबंधित योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है और उनके बजट को बढ़ाया जा सकता है। और आगामी 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आने वाले बजट से किसानों को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। किसान का कहना है कि आगामी बजट में सरकार को किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके अलावा किसानों के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार का आम बजट आ रहा है, हमें खुशी है, सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी। हर बार जब भी आम बजट आता है तो किसानों को कई तरीके की सौगातें मिलती है। उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए अच्छा करेंगे कुछ। और जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि किसान सम्मान निधि जो पहले 6,000 हर साल हुआ करती थी वो अभी 12,000 करेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। जो सौर ऊर्जा को यूनिट बढ़ता है पीएम मोदी की तरफ से और केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो बजट बढ़ाया तो हमें छोटे किसानों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दुर्गम भाग में बिजली कभी भी नहीं, कभी कभी आती है, रात को आती है। इसलिए हमें वो बजट में सौर ऊर्जा का यूनिट बढ़ाया तो अच्छा होगा। इसके अलावा सोलर एनर्जी के लिए बजट से क्या व्यापारी वर्ग की उम्मीदें हैं, सुनते हैं। जो बजट नया आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सब्सिडी का रेट बढ़ेगा और जीएसटी कुछ ना कुछ ज़रूर कम होगा। जैसे कि पहले 5% था, फिर 12 हो गया, तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि जीएसटी के रेट घटाए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और लोग सोलर की तरफ अट्रैक्ट हों। बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगा सकें। और बेसिकली सोलर की रिक्वायरमेंट आज के दिन में बहुत ज़्यादा है। बजट के लिए देखिए, हम सोलर इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ा है वो सब्सिडी और अगर बढ़ सकती है, और जो जीएसटी जो ले रहे हैं हम लोग 13.8%, अगर ये ज़ीरो हो सकता है तो हमारा सोलर का जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा और बहुत बढ़िया सोलर लगेगा। एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो जाए और जीएसटी अगर हम 13.8% है जो पहले फ्री था, वो अगर फ्री हो जाती है तो हमारा सोलर और ज़्यादा लगेगा और जो मोदी जी का सपना है वो हमारा पूरा होगा। बजट के बारे में मुझे ये कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता के पक्ष में हो। वो इस तरह से होगा कि जैसे आप चूँकि यहाँ हैं हम लोग सोलर पे, तो सोलर में अगर सब्सिडी बढ़ाएंगे तो बचत होती है, तो वो और चीज़ों में काम आ सकती है। और अगर आम तौर से बात करें, जैसे कि आप जानना चाह रहे हैं, तो बजट में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जनता की, उस पर ज़रूर ऐसी कुछ राहत होनी चाहिए जिससे वो जीवन जीने में दिक्कत ना हो। देश में आर्थिक विकास में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अर्थव्यवस्था समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार, कारोबार करने में आसानी, कृषि क्षेत्र, ई कॉमर्स और जलवायु के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। साथ ही संभावना जताई गई है कि भारत 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन और 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश में लगातार तीसरे वर्ष अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% से अधिक की वृद्धि से दर्ज की गई है। आर्थिक विभाग की भारतीय अर्थव्यवस्था समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार नियमित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता से जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक निवेश संबंधी संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र की अच्छी स्थिति का अनुमान लगाते हुए समीक्षा में कहा गया है कि 10 साल में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ा है। सरकार के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण ने आर्थिक विकास को पटरी पर लाया है। वर्ष 2014 से लागू किए गए संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जीएसटी ने लॉजिस्टिक लागत कम की है और उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। I had projected, others had projected a growth rate of 7% plus minus over these 2 years, but then the Ukraine war happened, and then many people, including myself, reduced the forecast by 0.5. But we have been surprised, right? So my range was 6 to 7%, and as you pointed out, we've had 7.2%. So that's an interesting aspect, and I'll mention only one thing. One of the most important drivers of that was the change in the budget to increase the capital expenditures. That's been a huge driver of growth, and economic analysis has shown that that's because the expenditure multiplier of the Indian government on capital expenditures is very high.
रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार, कारोबार करने में आसानी, कृषि क्षेत्र, ई-कॉमर्स तथा जलवायु के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान नागरिक केवल लाभार्थी नहीं बल्कि सफलता के वाहक भी बने। भारत ने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ अमृतकाल की शुरुआत की है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास में महत्वपूर्ण सुधार का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में वृद्धि हुई है। 2015-16 में महिलाओं के बैंक खातों का अनुपात 53% से बढ़कर साल 2019-21 में 78.6% हो गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 37% हो गई है। महिलाओं की शिक्षा स्तर में भी सुधार हुआ है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में महिलाओं का पंजीकरण साल 2005 में 24.5% से बढ़कर वर्ष 2022 में 58.2% हो गया है। भारत की मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमाणीकरण तंत्र में बदलाव होने से ई-केवाईसी की लागत 1000 रुपए से घटकर 5 रुपए हो गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वित्तीय प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि भारतीय शेयर बाजार में घरेलू और वैश्विक निवेशकों की पूंजी बढ़ने से भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की योजना और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत आज हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा सहकारिता की भी डिजिटल माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचने की शुरुआत हो चुकी है। आज डिजिटल इंडिया के तहत हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं और अब सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। सारे आरसीएस का और सारी ग्रामीण बैंकों का, खेती बैंकों का कंप्यूटराइजेशन होने से पैक्स से लेकर हर प्रकार की पैक्स, प्राइमरी डेयरी, खेती बैंक और पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड तक आज कंप्यूटराइज होकर पूरे प्रकार से आधुनिक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। बर्फबारी के कारण रोहतांग में अटल सुरंग के साउथ पोर्टल के पास फंसे 300 पर्यटकों को पुलिस ने बाहर निकाला। इस बीच दिल्ली एनसीआर में बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी ना के बराबर होने के कारण इस दौरान लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। कोहरे के कारण दिल्ली और एनसीआर में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में मौसम बदलेगा, हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले एक सप्ताह में 3 पश्चिमी विक्षोभ तेजी से पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 7 दिन में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसी बीच अगले 2 दिन में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। अगले 2 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू जिले में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 जनवरी को सरसों 4,675 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 30 जनवरी को 75 रुपए गिरकर भाव 4,600 रुपए क्विंटल रह गया।
गुजरात की राजकोट मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 29 जनवरी को सरसों का भाव 4,750 रुपए था। 30 जनवरी को इसमें 25 रुपए की कमजोरी आई और भाव 4,725 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में 5 रुपए की मामूली सुस्ती देखी गई। यहां 29 जनवरी को सरसों का भाव 5,520 रुपए था, जो 30 जनवरी को 5,515 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिन यानी 29 और 30 जनवरी को सरसों का भाव 5,475 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 जनवरी को उड़द का भाव 8,300 रुपए क्विंटल था। 30 जनवरी को 100 रुपए गिरकर भाव 8,200 रुपए क्विंटल पर रह गया। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में 29 जनवरी को उड़द का भाव 8,860 रुपए था, जो कि 30 जनवरी को 5 रुपए लुढ़क कर 8,855 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 जनवरी को उड़द का भाव था 8,575 रुपए। 30 जनवरी को इसमें 75 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8,650 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 29 जनवरी को उड़द का भाव 8,850 रुपए क्विंटल था। 30 जनवरी को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,850 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 27,76,000 टन था। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। पंजाब के किसान गेहूं की फसल में तना छेदक के प्रबंधन के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। पंजाब में सरसों की फसल को सफेद रतुआ से बचाने के लिए रिडोमिल गोल्ड को पानी में मिलाकर छिड़कें। पंजाब के किसान आलू की फसल की सही से निगरानी करें। साथ ही यहां आलू को झुलसा रोग से बचाने के लिए किसान इंडोफिल का छिड़काव कर लें। पंजाब में किसान प्याज को पोषक तत्वों और नमी की कमी से बचाने के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ के किसान नाशपाती, आड़ू, बेर और अंगूर जैसे फलों को सर्दी से बचाने के लिए इनकी सिंचाई रोक दें। पंजाब में गन्ने की फसल में जड़ भेदक दिखाई देने पर ऐसे पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। हरियाणा के किसान चारे की फसल की बुआई समय से कर लें। हरियाणा में मक्का को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी सब्जियों की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय लौकी, करेला और
टिंडा जैसी सब्जियों की बुआई की जा सकती है। यहाँ भिंडी को रस चूसक कीट से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। हरियाणा में इस समय प्याज की बुआई भी की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। हरियाणा में इस समय अंगूर, आम, अमरूद, आंवला और पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ गेहूं की खेती कर रहे किसान इनकी बुआई के 45 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। हरियाणा में सरसों की फसल में पहले सिंचाई करें। वहीं यहाँ सरसों में तना सड़न रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।